So, hello guys, welcome back to my YouTube channel, Set Time Bound Goal. This is Sandeep Bhaiya. And guys, this is a very important video for all of you. और ये यही वीडियो है जिसे ना देखने की वजह से मेरे टाइम में मेरा सीट कैंसिल हुआ था जोसा में। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज प्लीज आता हो तो भी ना आता हो तो भी आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है एडमिशन लेने से पहले बनवा के रखना। क्योंकि अभी आप जेई दे रहे हो, जेई देने के बाद जेई का रिजल्ट आएगा और बहुत सारी स्टेट की काउंसलिंग अचानक से शुरू हो जाएगी और टाइम मिलता है कम। अब उतने टाइम के अंदर वो सारा डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करते समय वो आपसे मांगेंगे, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा और वो लोग ये बोलेंगे कि भैया मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट भी बनवाना था, ये डॉक्यूमेंट भी बनवाना था। तो आप प्लीज ऐसी बातें मुझसे नहीं करना। मैं सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दे देने वाला हूं, और साथ ही साथ कौन से फॉर्मेट में बनवाना है, हर एक का फॉर्मेट में, हर एक काउंसलिंग का, जोसा काउंसलिंग, यूपी काउंसलिंग, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, जीएस आईपीओ, एचएसटीएस, इन सब काउंसलिंग का फॉर्मेट भी मैं आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक में, टेलीग्राम चैनल में इनका लिंक दे दूंगा कि यहां से फॉर्मेट डाउनलोड करके भी आप बनवा सकते हो। तो पहले आप समझिए कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपके एडमिशन के लिए। अगर आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हो तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेना है, और टाइम लगता है डॉक्यूमेंट बनवाने में। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के गए, आज डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया और छू मंतर आपको अगले दिन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इनकम बनवाने में हम लोगों ने देखा है कि मतलब काफी 15-15 20-20 दिन लग जाते हैं, और उस 20 दिन के बाद भी इनकम सर्टिफिकेट अप्रूव्ड नहीं होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्रूव्ड नहीं होता है। तो पहले आप समझिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आपके लिए ही परेशानी खड़ी होगी। तो मैं एक एक पहले डॉक्यूमेंट के लिस्ट की बात करता हूं, एक एक लिस्ट पहले देना शुरू करता हूं। देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट तो ऐसे हैं कि जो आपके पास हर हाल में ओरिजिनल होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी या उसके उससे प्रिंट आउट से काम नहीं चलने वाला है। आपको ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, जिसमें से सबसे पहला है आपका 10th। इससे आपका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा, डीओबी चेक की जाएगी, और 10th आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल। 12th, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया भैया मेरे पास 12th अभी तो मेरा रिजल्ट ही नहीं आया है, मेरे स्कूल से ही नहीं मिला है, तो 12th हम कैसे लगाएं। तो कोई बात नहीं, जब काउंसलिंग शुरू हो रहा होगा तो तब तक रिजल्ट आ चुका होगा, और जब तुम फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तब तक तुम्हारे सर्टिफिकेट्स तुम्हें ऑलरेडी मिल चुके होंगे। और जब काउंसलिंग शुरू हुआ होगा, अगर उस टाइम पे तुम्हारे पास ओरिजिनल नहीं होगा तो उस टाइम पे अंडरटेकिंग लग जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन याद रहे, जब भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाएंगे, चाहे वो जोसा, कोई एनआईटी आईआईटी हो, या फिर आपका किसी भी कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज हो, अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं तो रूल है कि आपके पास 10th की हार्ड कॉपी ओरिजिनल वाली, 12th की हार्ड कॉपी ओरिजिनल वाली होनी चाहिए विथ मैनी फोटोकॉपीज। और टीसी और माइग्रेशन आपके पास भी होना चाहिए। टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कई बार एडमिशन के टाइम पे हमें सीसी या टीसी कॉलेज वाले, स्कूल वाले टाइमली नहीं देते हैं, तो उस केस में आप अंडरटेकिंग लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 12th नहीं है, क्योंकि 12th के बेसिस पे ही आपका आगे एडमिशन होने वाला है, चाहे कोई भी आईआईटी हो, कोई भी एनआईटी हो, या जो भी हो, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जा रहे हो तो 12th के बेसिस पे ही आपका एडमिशन हो रहा है। तो आपके पास 12th की तो हार्ड कॉपी किसी भी कीमत पे होनी चाहिए। अगर 10th नहीं रहता है तो कई बार ऐसा रहता है कि बर्थ सर्टिफिकेट दिखा के काम चल जाता है, बट 12th इज मॉनिडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू। उसको वहां पे बैठ के वहां के ऑफिसर्स, एग्जाम एडमिशन के ऑफिसर्स चेक करते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं आधार कार्ड या वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, तो ये भी आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये सारी चीजें आपको हार्ड कॉपी में लेके जाना है। बनवाना क्या है, ये सब तो खैर आपको स्कूल से ही मिल जाएगा। अब बनवाना क्या है साहब, तो बनवाना है सबसे पहले आप आज ही अप्लाई करिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। 1 अप्रैल के बाद का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल के बाद का न्यू फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो आपका अप्रैल शुरू हो गया है, अब आप कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अब क्यों जरूरी है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में 10% का रिजर्वेशन है। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाते हो तो लगभग 10% का आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस जरूरी भी इसलिए है क्योंकि आपको फायदा भी मिलने वाला है, आपको इसका फायदा भी मिलने वाला है। मैं आपको एक फायदा और दिखाता हूं, जिसे देखने के बाद आप कहोगे हाँ भैया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो हमें लगाना ही चाहिए। अगर वैसे तो कई बार ऐसा होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखा भी देता हूँ कि कितना फ़ायदा मिलता है। आप देखिए, एक बार जेई मेन का कट ऑफ देखिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया जेई मेन का कट ऑफ से ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि
कितना फायदा आपको होने वाला है आप यहां पर देख सकते हो। आप यहां पर देख सकते हो कि दिस इज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो 2023 में कट ऑफ था, जो 2023 में कट ऑफ था वो 75 था, और जनरल कैटेगरी का 90 था। तो 90.77 था, और तो 90.77 और 75.6 में बहुत बड़ा अंतर है। पिछले साल 2022 में इनका 88 था जनरल वालों का, और ईडब्ल्यूएस में 63 था। मतलब जनरल वाला व्यक्ति अगर ईडब्ल्यूएस में आता है, इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन में आता है, तो ईडब्ल्यूएस जरूर बनवा लो, क्योंकि अगर तुम जनरल में ही बने रहे तो तुम्हारी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। लेकिन अगर तुम ईडब्ल्यूएस में आ गए तो तुम्हारी कट ऑफ ओबीसी से भी कम जा सकती है, या फिर ओबीसी के इक्विवेलेंट तुम अपने आप को समझ सकते हो। तो इतना ज्यादा फायदा होता है। बहुत सारे एनआईटीज में तो कट ऑफ ओबीसी से भी कम जाती है। ठीक है, तो ये आप देख लेना कि ईडब्ल्यूएस का कितना ज्यादा फायदा है, तो आप जरूर बनवा लेना। अब ईडब्ल्यूएस में होता क्या है, कैसे बनता है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो है कि आप कहीं से भी बनवा दो, दूसरा है कि इनके फॉर्मेट भी बनवा लो। ये जोसा वालों का फॉर्मेट है कि आपके पास 5 एकड़ का एग्रीकल्चरल लैंड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और रेजिडेंशियल प्लॉट आपका इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इन लोगों ने कुछ मिला जुला के 8 लाख तक का वो दे रखा है कि इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो फैमिली का जो इनकम है 8 लाख से अगर ज़्यादा नहीं है, और ये सारी चीज़ें नहीं है, ये एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल्दो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, पता नहीं इसको ध्यान में रखते हैं कि नहीं, लेकिन ठीक है, अगर आप बनवा सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि भैया मेरा ईडब्ल्यूएस बन जाएगा, तो आप जरूर बनवा लेना, क्योंकि बहुत फायदा होगा। इन्होंने इसका वो फॉर्मेट दे रखा है। आप ये फॉर्मेट मैं लिंक टेलीग्राम पे दे चुका हूं, आप ये फॉर्मेट डाउनलोड कर लोगे। अच्छा, ओबीसी एनसीएल का भी फॉर्मेट जो सवालों ने दे रखा है। अभी मैं ओबीसी एनसीएल पे आता हूं। तो ईडब्ल्यूएस का सेक्शन हर काउंसलिंग ने अपना दे रखा है, आप किसी का भी बनवा लो, चल जाएगा। अब मैं बात करता हूं ओबीसी सर्टिफिकेट का। ओबीसी सर्टिफिकेट, ये जो अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट होता है। अब इसमें क्या है कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, तो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट जरूर बनवा के रखिए, क्योंकि ओबीसी का कितना फायदा होता है आप यहाँ कट ऑफ से ही देख सकते हो। एक आइडिया आपको लग जाएगा कि भैया ओबीसी का कितना तगड़ा फायदा है। आप यहाँ पे देखो, ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी पिछले साल 73.61 गई थी, मतलब जनरल से भी कम जाती है ओबीसी की कट ऑफ। तो आप ओबीसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर बनवा के रखना। हो सकता है कि अगर आप अभी फिलहाल में ओबीसी सर्टिफिकेट आपने जोसा का फॉर्म भरते टाइम आपने अपने आप को ओबीसी बता दिया, लेकिन अगर आप टाइमली 1 अप्रैल के बाद का अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हो, तो आपकी सीट आगे चल के कैंसिल हो सकती है। और मेरे टाइम में भी, उस टाइम पे मैं फिजिकल रिपोर्टिंग करने एमएनआईटी इलाहाबाद में गया था, एनआईटी इलाहाबाद में, और मेरी जो ओबीसी सर्टिफिकेट थी, पहला स्टेट गवर्नमेंट की थी और दूसरी पुरानी थी, नए फाइनेंशियल ईयर की नहीं थी। तो उन्होंने मेरी सीट कैंसिल करवा दी थी फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम में। तो मेरे लिए बड़ा पैनिक टाइम था। और मैं आपसे यही कहूंगा कि जो लोग मुझसे अभी, हो सकता है कमेंट में आर्ग्यू करेंगे कि यूपी गवर्नमेंट बोलती है कि 3 साल तक वैलिड है। हाँ भाई, यूपी गवर्नमेंट बोलती है। जब तुम यूपी गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, तो यही ओबीसी सर्टिफिकेट तुम 3 साल तक लगाना, और ओबीसी यूपी गवर्नमेंट मानेगी, लेकिन जोसा नहीं मानेगी, है ना। एकेटी वाले नहीं मानेंगे। तुम जिस काउंसलिंग में बैठ रहे हो उनका पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ो, फिर जाके तुम इस पे मतलब बच्चे आके मुझसे बार बार आर्ग्यू करते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। भैया मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये जोसा वाले कह रहे हैं, ये एकेटिव काउंसलिंग वाले कह रहे हैं, तो तुम इनसे जाके लड़ाई करो। लड़ाई मुझसे मत करो कि भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हो। मैं नहीं कह रहा, मैं तो उनकी बातें बता रहा हूँ। अगर तुम उनके रूल को फॉलो करोगे तो एडमिशन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर तुम अपना दिमाग लगाओगे कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो तुम्हारे एडमिशन में डेफिनेटली कठिनाई आएगी, क्योंकि जो भी उनके एडमिशन में जो अथॉरिटी होती है, जो वहाँ ऑफिसर्स होते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ के रूल को फॉलो करते हैं। वो है उनके उनके उनका जो एडमिशन कमेटी है, उसने जो रूल बुक बनाया है, उसी रूल बुक को फॉलो करके चलेंगे, ना कि तुम्हारे या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट के बात को फॉलो करके चलेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, इनके यहाँ क्या चल रहा है, डजंट मैटर। अगर जोसन ने अपने प्रोस्पेक्टस में निकाला है कि नया फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, तो चाहिए। अब तुम पुराना लेके जाओ, रो गाओ, डजंट मैटर, अंडरटेकिंग लगाओ, मतलब फॉर्मेलिटीज करो, तो कठिनाई ओवरऑल तुम्हें होने वाली है। अगर मेरी बात मान रहे हो, जो जोसा, ये मेरी बात नहीं है, जोसा वालों की बात है कि भैया 1 अप्रैल के बाद का चाहिए। और उसमें भी से भी ध्यान रखना, जब ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाओगे, तो ओबीसी सर्टिफिकेट भी 2 तरीके का होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट जारी करता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करता है। अब या तो तुम इनके फॉर्मेट पे बनवा लो,
या फिर तुम क्या करो, एक बार स्टेट गवर्नमेंट बनवाओ और उसके बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लो, जो जनरली बन जाता है। साइबर कैफे वाले के पास जाओ, बोलो स्टेट गवर्नमेंट का अपने को ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो बोलेगा ठीक है, 100 रुपये में तुम्हारा ऑनलाइन कर देगा। और अगर तुम ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो 10 दिन के अंदर वो तुम्हारा आ जाएगा। वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 दिन के अंदर बेटा आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 10 दिन के अंदर वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब जब वो 10 दिन के अंदर आ जाएगा बेटा, तो फिर तुम उस पर सेंट्रल का बनवा लेना। अब सेंट्रल का अलग होता है और स्टेट का अलग होता है, और इस बात को तुम हमेशा ध्यान रखोगे कि जब भी तुम, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम जैसे AKTU, ट्रिपल MUT, HBTU या किसी स्टेट की काउंसलिंग में बैठोगे, तो तुम्हें वहां स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और जब तुम सेंट्रल काउंसलिंग में बैठोगे, जैसे जोसा हो गया, तो वहां पे तुम्हें ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में रखना, और तुम्हें दोनों अलग अलग बनवाने पड़ेंगे। अब इस पे कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। अगर तुम्हें लग रहा है एक से हो जाएगा तो तुम करके देखना, फिर तुम मुझे इसका परिणाम बताना है ना, बिकॉज दिस इज वेरी नेसेसरी। अब इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि कुछ जातियां ऐसी हैं जो यहां पर यूपी में ओबीसी हैं पर सेंट्रल में जनरल हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जोसा है वो उनको क्यों रिजर्वेशन दे, सिंपल बात है। कुछ जातियां ऐसी भी हैं जो सेंट्रल में जन ओबीसी हैं पर यूपी गवर्नमेंट ने उनको जनरल बना रखा है, तो अब यूपी गवर्नमेंट उनको क्यों रिजर्वेशन दे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब जातियों में थोड़ा सा अलग है, तो इस वजह से इसे तुम्हें अलग अलग ही बनवाना पड़ेगा। अब ऐसे ही तुम जो लोग SC हैं वो SC सर्टिफिकेट, और जो लोग ST हैं ST सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, और इनका फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा। और अगर आप फॉर्मेट पे नहीं बनवाना चाहते हैं, क्योंकि जोसा का फॉर्मेट किसी अलग, AKTU का फॉर्मेट, इनका फॉर्मेट अपना अलग अलग रहता है। जैसे AKTU वालों का जो फॉर्मेट है मैं तुम्हें दिखा देता हूं, देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर एक एक काउंसलिंग का फॉर्मेट तुम्हें अच्छे से मैं बता दूंगा। AKTU वालों का फॉर्मेट है कि भैया ये चीज है, इनका फॉर्मेट है, इन्होंने सब कुछ दे रखा है। देखो इनको इन्होंने AWS में जो दे रखा है वो हिंदी में दे रखा है कि इनके पास 8 लाख से ज्यादा का कम है और 5 एकड़, मतलब इन्होंने हिंदी में दे रखा है। तो तुम किसी एक का भी बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर तुम जो नॉर्मली गांव में ST सर्टिफिकेट बनता है, SC सर्टिफिकेट बनता है, अगर तुम उस पर भी बनवा रहे हो तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी मान्य है, ठीक है। तो वो भी तुम्हारा मान्य है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। अब बात करते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेट की। तो नेक्स्ट अब ये रहा कैटेगरी सर्टिफिकेट। और अगर मान लो तुमने अभी EWS कैटेगरी डाल दिया है या OBC कैटेगरी डाल दिया है, इन फ्यूचर अगर तुम्हारा नहीं बन पाता है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तुमको क्या किया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर तुम खुद को पहले शिफ्ट करवा लोगे काउंसलिंग से पहले, तो एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो तुमने OBC डाल रखा है और OBC सर्टिफिकेट के बिहाफ पे OBC की सीट तुमको मिली, और पता चला तुम्हारा OBC सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था, और तुम जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए गए, तो उस टाइम पे तुम्हारी वो ओबीसी वाली सीट कैंसिल कर दी जाएगी। अगर ओबीसी कोटे की सीट होगी तब, अगर जनरल कोटे की सीट होगी तो नहीं कैंसिल की जाएगी, तुम्हें आगे फर्दर मूव करवा दिया जाएगा। तो ये बात रहती है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट। तो देखो जनरल वनरल वालों को तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम EWS बनवा सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बन रही है तो फिर कोई बात नहीं, तुम्हें सर्टिफिकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं इनकम सर्टिफिकेट की। तो देखो इनकम क्यों जरूरी है। तो NITs में रूल है कि अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो पूरा ट्यूशन फीस माफ। अगर 5 लाख से कम है तो 2/3 ऑफ ट्यूशन फीस माफ। अगर आपको FW सीट चाहिए, जैसे यूपी में हर कॉलेज का 5% जो है FW सीट के अंतर्गत आता है, यूपी में हर कॉलेज का 5% जो है FW सीट के अंतर्गत आता है, तो उस केस में अगर आप FW सीट चाहते हो तो आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हो, जैसे यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, तो अगर आप 5 लाख से कम का भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हो तो भी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इनकम सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर दोज कैंडिडेट जो इस टाइप की सुविधाएं लेना चाहते हैं। और स्कॉलरशिप के टाइम पे तो बिना इनकम सर्टिफिकेट के तो तुम अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, तो बनवा लेना। मैं यही बोलूंगा, बनवा लेना, एक बार बनवा लेना। और इस पे लिखा रहता है कि आई थिंक 3 साल तक वैलिड रहता है, तो तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होगा, अगले 3 साल तक स्कॉलरशिप तुम्हारी आएगी ही आएगी। अब बात करते हैं डोमिसाइल का। तो देखो डोमिसाइल सबको वैसे तो नीड नहीं है,
पर अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। जैसे यूपी का अगर मैं हूं और मुझे यूपी गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप चाहिए तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि साहब मैं आपके राज्य के अंदर रहता हूं। तो ये प्रूफ कैसे होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आधार कार्ड से नहीं प्रूफ होगा कि आधार कार्ड में एड्रेस डलवा दिया यूपी और यूपी गवर्नमेंट से बोल रहे हैं हाँ ले आओ स्कॉलरशिप दो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऑब्वियसली तुम्हें डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा। दूसरा कि जोसा वैसा में तो वैसे नीड नहीं पड़ता है, लेकिन बनवाना पड़ेगा अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो। लेकिन जो लोग एके ट्यू, ट्रिपल एम यूटी या एचबी ट्यू में अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट के हो और आपने अगर 12th बाहर से कर रखा है, 12th जैसे मान लो मैं यूपी से हूं, मैंने 12th कर लिया बाहर से, मैंने दिल्ली से 12th करा, अब मुझे यूपी में भी अपना चाहिए कि हाँ मैं यूपी का हूँ, मेरे मम्मी पापा यूपी में रहते हैं, और मुझे चूंकि पता है एके ट्यू में 85% सीट यूपी वालों के लिए रिजर्व्ड है, तो अगर मैं ऐसा हल्ला करूं कि मुझे 85% का रिजर्वेशन चाहिए, तो मुझे एक डोमिसाइल बना के दिखाना पड़ेगा कि मेरे पेरेंट्स एक्चुअली में यहीं रहते हैं। अब जोसा में जो डोमिसाइल का मामला रहता है, तो डोमिसाइल का मामला कोई जोसा में नहीं है, जोसा में सिर्फ स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होती है। मैं जहां से 12th करूंगा वहीं वो मेरा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें क्लियर कट करता हूं, एनआईटीज में 50% सीट जो है उस स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। ट्रिपल आईटी में स्टेट का कोई रिजर्वेशन नहीं है, आईआईटी में स्टेट का कोई रिजर्वेशन नहीं है, मोस्टली जीएफटीआईज में भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। जैसे कुछ जीएफटीआईज हैं, जैसे तुम्हारा बीआईटी मेस्ट्रा हो गया, तेजपुर यूनिवर्सिटी हो गया, मतलब कुछ रीजनल जीएफटीआईज हैं जो अपने यहाँ के बच्चों के लिए रिजर्वेशन देते हैं, तो मैं उनकी बात हटा देता हूँ, और ज़्यादातर जीएफटीआईज में तुम इंटरेस्ट भी नहीं लोगे। लेकिन मेन मसला आता है एनआईटीज का। तो एनआईटीज में होम स्टेट कोटा का बहुत तगड़ा फर्क पड़ता है। तो होम स्टेट कोटा कैसे डिफाइन होता है? क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट से डिसाइड होता है? नहीं। क्या बर्थ से डिसाइड होता है? नहीं। आपने जहां से 12th किया है वही आपका होम स्टेट कोटा मान लिया जाता है एनआईटीज के लिए जोसा में। लेकिन ये चीज एके2 में नहीं होती है। अगर आपने बाहर से भी 12th किया, आपने बिहार से 12th किया और यूपी के हो, आपके मम्मी पापा यूपी के हैं, और आपने डोमिसाइल बनवा लिया, तो आपको यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी, और यूपी गवर्नमेंट आपको एडमिशन भी देगी, 25-85% सीट का रिजर्वेशन भी देगी, होम स्टेट कोटा भी आपको दिया जाएगा। अगर इसके विपरीत में बात करूं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भैया मैं बिहार से हूं, मैंने 12th यूपी से कर लिया, तो क्या मेरा होम स्टेट यूपी हो जाएगा? तो हाँ, ये होम स्टेट यूपी सिर्फ जोसा के लिए होगा, एके2 के लिए नहीं होगा, ट्रिपल एम यूटी के लिए नहीं होगा, एचबीटीयू के लिए नहीं होगा। कॉन्सेप्ट एंड कट क्लियर रखना, क्योंकि मैं इतने सालों से काउंसलिंग करा रहा हूं, आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस कि भाई काउंसलिंग में किसको क्या मिलता है। मैंने ऑलमोस्ट सारे रूल बुक्स पढ़ रखे हैं, अगर कहीं कुछ गलत बोल जाऊं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई हैव अ गुड आइडिया कि कहां पर कैसे रिजर्वेशन मिल रहा है। और यही रीजन है कि हर साल मैं हजारों बच्चों की सक्सेसफुली काउंसलिंग करता हूं, और बच्चे जो हैं इजिली कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते हैं थ्रू आउट माई गाइडेंस। अगर तुम में से किसी को भी एडमिशन में गाइडेंस चाहिए होगा, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। तुम मेरे प्रोग्राम में आओ या ना आओ, डजंट मैटर, क्योंकि प्रोग्राम तो वैसे भी भरने वाला है आने वाले टाइम में। जेईई मेन का रिजल्ट आने के 10 दिन बाद के बाद तो शायद प्रोग्राम भी तुम्हें बहुत कम दिखे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा हमारे जो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में। रिजल्ट नहीं आया है फिर भी बच्चे हमारे जो काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम्स हैं उसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि तुम इस चैनल के साथ जरूर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियोज़ मेरी थोड़ी लंबी हो सकती हैं, बट कोई भी शायद ये कोई ऐसी वीडियो हो जिसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि मेरी वीडियो के देखने के बाद तुम्हारा कट एंड क्लियर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि मुझे कॉलेज कैसे चूज करना है, मुझे क्या ऐसा काम करके पहले से रखना चाहिए कि एडमिशन टाइम में कोई भी परेशानी ना हो। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर योर एडमिशन गाइडेंस। और जब तक तुम लोग का एडमिशन नहीं हो जाएगा, संदीप भैया तुम्हें इस चैनल पर दिखते रहेंगे, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब ध्यान देना, मैं यही बता रहा था। अब ये चीज देखो, काउंसलिंग में जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, होम स्टेट कोटा है, अलग अलग काउंसलिंग में, अलग अलग स्टेट्स की काउंसलिंग में अलग अलग डिफरेंट रूल बना हुआ है। जोसा में तुमने जहां से 12th किया, एके2 में भैया तुमने 12th कहीं से किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आपके पेरेंट्स जहां के डोमिसाइल हैं, हम अगर आपके पेरेंट्स यूपी के हैं तो हम आपको 85% रिजर्वेशन देंगे, अगर नहीं है तो आप हमारे होम स्टेट के नहीं हो, चाहे आप हमारे यहाँ 12th आके कर ही लो। लेकिन ये चीज उल्टा है, किसमें? तुम्हारे जैक दिल्ली और आईपीयू के काउंसलिंग में ऐसा होता है कि अगर तुमने 12th दिल्ली से कर लिया, तो तुम चाहे तुम्हारे पेरेंट्स कहीं के रहे हो, अगर तुमने 12th दिल्ली से कर लिया तो तुम्हें मिलेगा होम स्टेट का कोटा, और दिल्ली में 85% सीट दिल्ली वालों के लिए रिजर्व्ड है, चाहे तुम जैक दिल्ली में बैठ रहे हो या फिर आईपीयू में बैठ रहे हो, तो वहां तुम्हें दवा दवा के फायदा होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप अपने बच्चे का 12th दिल्ली से कराइए। अगर जेईई में अच्छा नहीं भी करता है, आईआईटी जेईई में अगर उसका एडमिशन नहीं हो पाता है, एनआईटीज में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो भी कोई बात नहीं है, दिल्ली
में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, आपका NSUT है, DTU है, आपका IGDTU है, ट्रिपल IIT दिल्ली है। तो ये सारे कॉलेजेस काफी टॉप के कॉलेजेस हैं, वहां पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा और बहुत इजीली बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका बच्चा फिर भी बहुत उससे भी ज्यादा लो है, उससे भी ज्यादा लो मार्क्स लेके आता है, तो IPU के कॉलेज हैं, आपका USICT है, MAIT है, MSIT है, भारतीय विद्यापीठ है, भगवान परशुराम है, डॉक्टर अखिलेश है, तो इनमें भी इजीली एडमिशन हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो NCR रीजन के कॉलेजेस हैं वो मोस्टली यूपी के काउंसलिंग से आपको मिलते हैं, जैसे आपका JSS हो गया, AKG हो गया, काइट हो गया। तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपका कौन से काउंसलिंग से कहाँ एडमिशन मिलने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब बात करते हैं PWD सर्टिफिकेट का। तो जो लोग दिव्यांग हैं या फिर डिसेबल पर्सन्स हैं, उनको भाई अलग से कोटा मिलता है 5% का। और देखो, इनको मैं ये कहूंगा कि ये 5% मत देखो, आपकी संख्या बहुत कम होती है। तो अगर आप JEE मेन में जस्ट बैठ भी जा रहे हो, एक हमारा स्टूडेंट था, उसको मतलब उसकी खैर पिछले साल मतलब अच्छी रैंक नहीं थी, रैंक तो बहुत बुरी थी, 8 लाख से ज़्यादा रैंक था। और इनफैक्ट 8 लाख से ज़्यादा रैंक पे भी उसको एडमिशन मिल सकता था, NITs ट्रिपल IITs में एडमिशन मिल सकता था। लेकिन वो था कि उसके JEE मेन में परसेंटाइल आई थिंक 50 के तकरीबन, सॉरी AMU जो बोर्ड होता है 12th में, उसके 50-55 के तकरीबन परसेंटाइल रहे होंगे, परसेंटेज रहे होंगे। लेकिन फिर भी उसको काफ़ी टॉप का कॉलेज जाके मिला। तो आपको तो टेंशन ही नहीं लेना है, आपके लिए बस एक बात बोलूंगा, भाई एग्जाम में बैठ जाओ और जितना जी जान लगा के कर सकते हो कर लो। बाकी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है, आप अपना PWD सर्टिफिकेट कायदे के साथ या तो आप इनके फॉर्मेट में बनवा लो, या आप उस जो चलता आ रहा है फॉर्मेट पहले से उसमें बनवा लो। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा, आप जब भी NITs में आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो वहां पे डॉक्टर्स होते हैं, उनके पर्सनल्स, जो आपको अच्छे से मॉनिटर करेंगे, आपका चेकअप करेंगे कि सच में आप डिसेबल हो या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब, क्योंकि आपको पता है, मैं डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आजकल फर्जीवाड़ास भी होते हैं। तो इसके लिए IITs में या फिर NITs में जो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आप जाओगे, तो यू विल फील कि हाँ भैया, यहाँ पे अच्छे से वो लोग चेकअप कर रहे हैं कि आप 40% प्लस हो या नहीं हो, कितने ज़्यादा डिसेबल्ड बच्चा कितना ज़्यादा डिसेबल्ड है, लाइक दैट। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, अब बात करते हैं डिफेंस पर्सन के लिए। तो डिफेंस पर्सन को मैंने देखा है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर मैं यूपी की बात करूं, मैं यूपी के काउंसलिंग की बात करता हूं, फिर मैं दिल्ली के काउंसलिंग की बात करूंगा। क्योंकि डिफेंस पर्सन को देखो, जोसा वोसा में तो ठीक है, लेकिन और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो जैक दिल्ली में होता है। लेकिन जैक दिल्ली में जो आपको फायदा होगा वो पीरियोरिटी बेसिस पर होगा, है ना। 1 से लेकर 8 तक आप कौन से पीरियोरिटी पे आ रहे हो। अब जितना नीचे जाते जाओगे पीरियड, उसमें थोड़ा सा फायदा उतना कम होता जाएगा। हालांकि फिर भी फायदा होगा, नॉर्मल लोगों से तो ज्यादा फायदा होगा ही होगा, गारंटेड है। और दूसरा IPU के काउंसलिंग में, जैक चंडीगढ़ के काउंसलिंग में, यूपी के काउंसलिंग में। और यूपी के काउंसलिंग में तो फ्रीडम फाइटर्स वालों को भी, अगर आपके दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे तो आप लगाओ, मिलेगा कोटा और आराम से एडमिशन होगा, आराम से। फ्रीडम फाइटर का अलग रिजर्वेशन है, आर्म फोर्सेस का अलग रिजर्वेशन है। आर्म फोर्सेस का मैंने वो दे रखा है, आर्म फोर्सेस का आपको ये दे देता हूँ, ये दिखा देता हूँ यहाँ पर। आर्म फोर्सेस का यहाँ पर है कि आपको जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से बनवा के लेके आना पड़ेगा कि मतलब ये चीज़ है। यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अभ्यर्थी के पिता और माता इस नवास तहसील जिला इसमें यहाँ पे सेनावृत्त युद्ध में मारे गए, अपंग हो गए, वर्तमान में तैनात हैं, वे भारतीय थल सेना या जल सेना, तो मतलब ये अपने कमांडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर या फिर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा आप क्या करवा लो, हस्ताक्षर करवा के लेके यहाँ जाना। तो ये आपका वो है। फ्रीडम फाइटर का अपना अलग से, तो फ्रीडम फाइटर का अपना इसी में है, आप फ्रीडम फाइटर का भी देख लेना है। स्वतंत्रता सुनानी का फॉर्मेट है, आप इसे भरवा के यहाँ पे जाके जिला मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षर करवा लेना कि हाँ मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे और मैं उन पे डिपेंडेंट था, जस्ट लाइक दैट। आपको क्या हो जाएगा, मतलब एक कोटा मिल जाएगा। तो इसमें इतना झंझट नहीं है बनवाने में, लेकिन एक्चुअल में फ्रीडम फाइटर होने भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है कि यूपी में तो बढ़िया है। अब यूपी के लोगों को डाउट होता है कि भैया किनको किनको डिफेंस कैटेगरी में फायदा मिलेगा। तो देखो, सन या डॉटर ऑफ डिफेंस रिटायर्ड, जो रिटायर्ड पर्सन है या किल्ड है या डिसेबल्ड है या फिर डिसेबल्ड इन एक्शन, किसी एक्शन में डिसेबल्ड हो गए, और डिफेंस पर्सन पोस्टेड इन यूपी या डिफेंस डोमिसाइल पोस्टेड ऑफ यूपी पोस्टेड इन आउटसाइड। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो आपको समझ में आ गया कि रिटायर्ड हो गए हो या डिसेबल हो गए हो या मतलब शहीद हो गए हो, इस टाइप के हो, या फिर आपके पेरेंट्स बाहर के भी हैं, आपका डोमिसाइल अगर बाहर का है लेकिन आपके पेरेंट्स यूपी में सर्व कर रहे हैं, यूपी में कहीं पोस्टेड है, तो भी आपको फायदा मिलेगा। और अगर आप यूपी के हो
और आपके पापा कहीं बाहर पोस्टेड हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा। तो डिफेंस कैटेगरी में यूपी में ये चलता है। और ऐसे ही आपका चलता है डिफेंस कैटेगरी इन जैक दिल्ली। तो ये पीरियोडिटी लेवल के बेसिस पे चलता है, फॉर्मेट मैंने दे दिया है। तो उस फॉर्मेट के लेवल पे कौन से पीरियोडिटी पे आप आते हैं उसका आप एकदम बढ़िया से जाके बनवा लीजिएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हाँ डिफेंस वालों को एक अगर डिटेल वीडियो की रिक्वायरमेंट पड़े कि कहाँ कहाँ फायदा होता है, तो मैंने वैसे तो बता दिया, दिल्ली में फायदा होगा, यूपी में फायदा होगा, और जैक चंडीगढ़ में फायदा होगा। ऐसे ही बहुत सारे काउंसलिंग्स हैं जहां आपको फायदा होगा। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। यूपी में ध्यान रहे कोई ऐसा पीरियोडिटी लेवल नहीं होता है, सबका एक ही सर्टिफिकेट होता है, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मेडिकल सर्टिफिकेट का। तो मेडिकल सर्टिफिकेट एक कब बनवाना है, तो एक काउंसलिंग के अभी नहीं बनवाना है, एक काउंसलिंग के बाद बनवाना है। काउंसलिंग के टाइम आफ्टर एडमिशन बनवाना है। आपको जिला चिकित्सालय या फिर किसी भी, मतलब मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखा दूंगा, फॉर्मेट मैंने डाल भी रखा है, उसी फॉर्मेट पे जाके आप भरवा दीजिएगा। ठीक है, आपको जब एडमिशन मिल जाए तब, अभी नहीं, एडमिशन जब मिल जाए तब, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट। अगर किसी बच्चे का 12th के बाद 1 साल या 2 साल का गैप हो तो उसे गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये नोटरी पे बन जाता है, इसका फॉर्मेट मैं दिखा दूंगा, अभी नहीं बनवाना है, कॉलेज के नाम से बनेगा जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तब। तो जब एडमिशन के टाइम मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, एक और इस पे वीडियो बनाऊंगा कि फिजिकल रिपोर्टिंग में, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आप जब जाएंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आप जब जाएंगे ना, तो उस टाइम पे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, और कैसे अरेंज करके लेके जाना है मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल में जो वीडियो जो मैंने बोला वो आप पहले से बनवा के रखिए, क्योंकि ये काउंसलिंग में काम आने वाला है। नहीं तो उस टाइम पे भागा दौड़ी होगी, आप भी परेशान होंगे और मुझे भी परेशान करेंगे कि भैया ये नहीं बन रहा है, लेखपाल साइन नहीं कर रहा है और यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो आप पहले से करके रखिए, आपके पास बहुत टाइम है, 1 डेढ़ महीने का टाइम है। आप पूरा एक महीना लीजिए, पूरा अप्रैल लीजिए, मई से मान के चलिए सबकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो आपके पास जस्ट 20-25 दिन मान के चलिए, 1 महीने का ही टाइम है। तो आप सीरियस हो जाइए इसको लेकर। अब मैं बात करता हूँ एंटी रैगिंग। अब एंटी रैगिंग भी नोटरी पे ही बनता है, या फिर आप एंटी रैगिंग ऑनलाइन भी बना सकते हो। मैंने इस पे लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था। तो ये भी हमें एडमिशन के बाद बनाना है, आफ्टर एडमिशन, अभी नहीं बनाना है, आफ्टर कॉलेज अलॉटमेंट। अब बात आता है एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो देखो, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, ऐसे उसमें इस टाइप के काउंसलिंग्स में जो सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, गर्ल्स हैविंग नो ब्रदर एंड सिस्टर एक्सेप्ट ट्विन सिस्टर, तो ऐसे केसेस में इनको सिंगल गर्ल चाइल्ड का फायदा मिलता है। तो आप लोग इसका एफिडेविट मैंने डाल दिया है, मैं यही लिंक है, लिंक यही है, यहीं पर लिंक है। मैंने अपने चैनल मैंने यहाँ पर इसका लिंक डाल दिया, आप इस लिंक पर क्लिक करना, आपको एक खुल के मिल जाएगा। और यहाँ पर आप अगर ऐसा कोई केस आपके पास है सिंगल गर्ल चाइल्ड का, तो आपको इसका फायदा जरूर लेना चाहिए, आप इसे भी बनवा लेना, और अभी आप बनवा सकते हो। अब बात करते हैं कश्मीरी माइग्रेंट। तो देखो, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट, मोस्टली कॉलेजेस में कश्मीरी माइग्रेंट्स का को फायदा होता है। जैक दिल्ली के कॉलेजेस हो गए आपके, मतलब बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स को फायदा है। तो जो भी कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, मैं कहूँगा कि आप लोग का भी फॉर्मेट मैंने दे रखा है, आप लोग ये इस फॉर्मेट पे अपना बनवा लीजिए, या फिर आपके पास कोई पहले का फॉर्मेट हो तो भी चल जाएगा। तो ये चीज़ है। और अब मैं बात करता हूँ यूपी में एक स्पेशल है, हम जिसको बोलते हैं रूरल। तो रूरल रूरल वेटेज का भी हमारे यहाँ क्या होता है कि फायदा होता है। रूरल वेटेज का आई थिंक 1% सीट्स हैं, 1% सीट है रूरल वेटेज का। और अगर आप यूपी की काउंसलिंग खोलोगे, जब जो मैंने आपको एकेटिव का दिया है, तो एकेटिव में क्या होता है ना कि अगर आपका स्कूल रूरल एरिया में आ रहा है, रूरल एरिया में आ रहा है ना, तो ये कहाँ गया ये, अगर आपका स्कूल रूरल एरिया में आ रहा है तो आपको रूरल का भी फायदा मिलेगा। और लोग सोचेंगे 1% का क्या है, लेकिन 1% का बहुत बड़ा फायदा हो जाता है कभी कभी, मतलब अनएक्सपेक्टेड। हे, उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिनियम यह प्रमाणित किया जाता है कि इनका स्कूल जो है ये इस तहसील या जिले के अंदर आता है, या ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र की सीमा के अंदर है, और यह औद्योगिक विकसित क्षेत्र में नहीं है। तो इसको बोलते हैं रूरल वेटेज। तो रूरल वेटेज का भी अपने को फायदा होता है। तो जो लोग गाँव से पढ़ रहे हैं, अगर यूपी के कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, तो गाँव से अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, रूरल वेटेज के लिए अप्लाई करना है। आप इसको ये सर्टिफिकेट बनवा लेना है, और जब भी काउंसलिंग शुरू होगी तो मैं बताऊंगा कि रूरल वेटेज का फायदा लिया कैसे जाता है, और सच में उसका आपको बिल्कुल फायदा होगा। और अगर 1% बच्चे को भी फायदा हो ना, तो जरूर बताना कि हाँ संदीप भैया, आपकी वीडियोस देख के मुझे इस चीज का फायदा हुआ। तो ये चीज है।
तो एक रूरल सर्टिफिकेट भी लिख लो, लेकिन वो हर काउंसलिंग में नहीं लगेगा, लेकिन यूपी के काउंसलिंग में वो रूरल सर्टिफिकेट लगेगा। तो ओवरऑल ये कुछ सर्टिफिकेट्स थे जो आपको रेडी करके, ये जो डॉक्यूमेंट हैं, ये दस्तावेज आपको रेडी करके रख लेने हैं। और बाकी इसके अलावा अगर मुझे कभी लगा कि अगर मैं कुछ भूल रहा हूं तो मैं ये भी आपको बता दूंगा। तो आप फटाफट इन सारे को नोट कर लीजिए। और उसके बाद अगर इसके अलावा अगर डिफेंस कैटेगरी वाले अपने अपने पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।